हेलो फ्रेंड्स, 50-50 सदाबहार जी के जीएस और करंट अफेयर्स के इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको जीके जीएस के हर सब्जेक्ट से जोड़कर रखता है और एक निश्चित रेशियो के रूप में जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन को हम इस 50 क्वेश्चन के सीरीज में रखते हैं और उसका सोल्यूशन फ्रेंड्स एनसीईआरटी बेस्ड होता है। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता दें कि अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा पीडीएफ जो है विदाउट सोल्यूशन के और सोल्यूशन के वो सभी से प्रैक्टिसों का वही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको एज ए स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, एलटीएस की तैयारी करते हैं, चाहे तो आप रेलवे की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सभी कंपटीशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है 50 क्वेश्चन का यह सीरीज। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होता है, साथ ही एग्जाम ट्रेंडिंग के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन का हम यूज करते हैं वो एक निश्चित रेशियो में हर एक सब्जेक्ट से करते हैं, ताकि आपको हर सब्जेक्ट से हम जोड़कर रखें और आपका रिवीजन एक निश्चित दिशा में हो सके। तो फ्रेंड्स, ये 138 नंबर सेट है। 138 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है यह क्वेश्चन या वीडियो, तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए खूब मेहनत से खूब दिन लगा के आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसका सोल्यूशन को हम तैयार करते हैं आपके लिए, ताकि आपका जो मेहनत हो वो कम हो सके। हम आपके लिए मेहनत करके देते हैं, बाकी का मेहनत आप खुद कीजिएगा। केवल रिवीजन करने के लिए केवल इसको सुनने का प्रयास कीजिएगा। समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप इसे पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको लाजवाब क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना नहीं भूलिएगा। स्वाभिमान योजना का संबंध इनमें से किससे है? स्वाभिमान योजना का संबंध किससे है जो भारत में शुरू किया गया है? ऑप्शन में ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, या ग्रामीण बैंकिंग से, या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। तो ध्यान देंगे, ग्रामीण बैंकिंग से रिलेटेड है ये स्वाभिमान योजना। अब जरा इसके बारे में जानते हैं। तो स्वाभिमान योजना एक अभियान है जिसका उद्देश्य जो है, जिसका एम जो है वो बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लाना होता है। इसे 10 फरवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। इस योजना की शुरुआत श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया था। इसी से संबंधित स्वाभिमान योजना से ही संबंधित है एक स्त्री स्वाभिमान योजना। स्त्री स्वाभिमान योजना की शुरुआत 27 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा सीएससी महिला बीएलई कार्यक्रम के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत गरीब व ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन देकर स्वाभिमान बनाना होता है। क्लियर? तो स्त्री स्वाभिमान योजना जहां पे आएगा तो वहां गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं उनके लिए सैनिटरी नैपकिन देकर उसके स्वाभिमान को बनाना इसका उद्देश्य रहा है। फिर स्वाभिमान से योजना से आता है युवा स्वाभिमान योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत, जो निवास करते हैं, जो रहते हैं 21 से 30 वर्ष की आयु के बीच बेरोजगार युवा जो है उनको एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार के साथ साथ 4000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराया जाना है तथा इनकी रुचि के अनुसार ऐसे क्षेत्र यानी ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है, प्रदान करना है, जिससे भविष्य में उन्हें अस्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, तीनों प्रकार का स्वाभिमान योजना, एक है स्वाभिमान योजना केवल जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग सेवा है उसको लाने से रिलेटेड है। दूसरा स्त्री स्वाभिमान योजना जो गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। जबकि तीसरा है युवा स्वाभिमान योजना जिसका संबंध है कि 21 से 30 वर्ष आयु के बीच जो बेरोजगार युवा है और ये नगरीय निकायों में निवासरत होते हैं उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, साथ ही 4000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी रुचि के अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसमें भविष्य में उन्हें स्थायी रोजगार प्राप्त प्रदान किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनुच्छेद 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है? खूब अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब जरा देखिएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो ग्रामीण स्वायत्तता से रिलेटेड है, जबकि 74वां संवैधानिक संशोधन शहरी प्रशासन से संबंधित है। क्लियर? 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1992 ईस्वी के तहत पंचायती राज्य संस्थान का गठन किया गया था,
इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक, क से लेकर न तक जिसे कहा जाता है, तो 243 के क से लेकर न तक के प्रावधान शामिल है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची को भी शामिल की गई और इसमें पंचायतों के लिए 19 कार्यात्मक विषय को शामिल किया गया है। क्लियर है? तो 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन दोनों सामान्य पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। एक है ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायती राज व्यवस्था, तो 74वां जो है वो नगरीय क्षेत्रों के पंचायती राज व्यवस्था से। क्लियर? और यह इस दोनों में ही अनुच्छेद 243 में कुछ परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। अब जरा 74वां संवैधानिक 243 संवैधानिक संशोधन है, जिसमें से 243 के साथ साथ 243 के क से न तक के प्रावधान को शामिल किया गया है। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्या कहता है? तो इसके माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय सरकारों का गठन करना होता है, जिसका 1992 ईस्वी में गठन किया गया था और इसे 1 जून 1993 ईस्वी को लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, 74वां संवैधानिक संशोधन किया करने के बाद भारतीय संविधान में भाग 9 का ए जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक के प्रावधान को शामिल किया गया। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, 73वां भी 74वां भी। क्लियर? इसके अतिरिक्त अधिनियम में संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मद को शामिल किया गया, यानी विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है वेम्बनाड झील। दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है वेम्बनाड झील और यह भारत की सबसे लंबी झील जबकि केरल की सबसे बड़ी झील कहलाती है। क्लियर? इसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर या कहे तो 3,17,000 फीट यह लंबा है। वेम्बनाड से लगने वाले 3 जिले हैं, एक आलापुरा, कोट्टयम और तीसरा एर्नाकुलम है। यह 20,000 से अधिक जल पक्षियों का घर है, जो भारत में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। यह झींगा के लिए भी एक आदर्श आवास है और सुंदरबन के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भी है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुरू किया गया मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो मिशन फतेह जो शुरू किया गया था, यह कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों के द्वारा किया गया एक प्रयास था, जिसे मिशन फतेह नाम दिया गया था। इसका यह नाम 1999 ईस्वी का कारगिल युद्ध से लिया गया है। यह मिशन फतेह जो है वो पंजाब के लोगों के अनुशासन, सहयोग और करुणा के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के संकल्प का प्रतीक माना गया। यह मिशन भारी बाधाओं के बावजूद महामारी को हटाने के लिए पंजाब के लोगों का एक प्रयास था। यह लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक मिशन लागू किया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडब सभ्यता के महान स्नानागार जो प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो। सैंडब सभ्यता के मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार, जिसे बृहद स्नानागार के नाम से जाना जाता है, संभवतः सैंडब सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। क्लियर? यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। यह हौज 11.88 मीटर यानी 11.88 मीटर लंबा है, 7.08 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर यह गहरा है। क्लियर? इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई 2.43 मीटर है। इसकी खोज 1926 ईस्वी में किया गया था। इस स्नानागार का निर्माण भट्टी से निकाली गई पक्की ईंटों से किया गया है और पानी को चूने से रोकने के लिए चिनाई के मसाले और ईंटों के ऊपर डामर यानी बिटुमिनस की परत चढ़ाई गई है। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना को शुरू किया है? SAHA-22 सहाय योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। झारखंड राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2021 में माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, जिसे सहाय कहा जाता है, नामक योजना की शुरुआत किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सहाय का फुल फॉर्म क्या होता है, जो माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए शुरू किया गया है।
तो पूरा रूप इसका होता है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ यूथ। सहाय योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड और जिले स्तर पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। साथ ही इस योजना के तहत सरकार ने 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंटरसेक्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 26 अक्टूबर को और यह पहली बार 2003 में मनाया गया था। इंटरसेक्स जागरूकता दिवस इंटरसेक्स बच्चों में शर्म, गोपनीयता और अवांछित जननांग कॉस्मेटिक सर्जरी को समाप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर एक कार्यवाही का एक अंतरराष्ट्रीय दिन है। इसे 2003 में पहली बार मनाया गया था। यह दिन चिंतन और राजनीतिक कार्यवाही का अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही 26 अक्टूबर से लेकर यह 8 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इंटरसेक्स संगठन इंटरसेक्स व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाता है। इसका समापन जो है यह 26 अक्टूबर को शुरू होता है। हालांकि इंटरसेक्स जागरूकता दिवस 26 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, लेकिन इसका समापन समारोह जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है और इस 8 नवंबर को इंटरसेक्स स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हरक्यूलिन बार्निन का जन्मदिन है, जिसे कभी कभी इंटरसेक्स एकजुटता दिवस के रूप में माना जाता है 8 नवंबर को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को जयनगर कुर्था रेल लिंक को सौंप दिया है? खूब अच्छा, नेपाल। अपने पड़ोसी देश नेपाल। अब जयनगर कहाँ स्थित है, जरा इसको ध्यान देंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। भारत ने नेपाल सरकार को 34.9 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेल लिंक सौंप दिया है, जो बिहार में जयनगर मधुबनी जिला में है। बिहार के जयनगर जो है वो बिहार के मधुबनी जिला में स्थित जयनगर को नेपाल में कुर्था से यह जोड़ेगा। रेल लिंक का जयनगर कुर्था खंड जो है वो 68.7 किलोमीटर जयनगर बिजलपुरा बर्दीदास रेल लिंक का एक हिस्सा है। यह भारत सरकार के अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। यह समारोह जो हुआ था, जो सौंपा गया नेपाल को, यह रेल परियोजना 22 अक्टूबर 2021 को सौंपा गया था। इसको नेपाल में भारतीय राजदूत विनय एम क्वात्रा और नेपाल के भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री रेणु कुमारी यादव की उपस्थिति में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में, कुषाण वंश के शासन काल में पहली बार बनाई गई थी। कुषाण बुद्ध की प्रथम मूर्ति की अगर बात पूछेगा कि बुद्ध की पहली मूर्ति जो बनाई गई थी वह किस कला के अंतर्गत, तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। जबकि सर्वाधिक मूर्ति जो बना है वो गंधार कला शैली के अंतर्गत बनाया गया है बुद्ध की मूर्ति। क्लियर। कुषाण राजवंश के तहत स्थानीय और शाही संरक्षण के साथ गंधार के कारीगरों ने ग्रेको रोमन मानव रूपी शैली को और विकसित किया और स्वात धातु के नीले या भूरे रंग के शिष्ट से गढ़ी गई बुद्ध की पहली बड़ी मुक्त खड़ी पत्थर की छवि बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया था? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका महादेश का एक हिस्सा होता है जिसमें कुछ देश को शामिल किया जाता है और इस देश के रूप में, इस रूप में हॉर्न मतलब सिंह, क्लियर, सिंह के रूप में देश शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया तथा जिबूती को शामिल किया गया है। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इरिट्रिया को शामिल किया गया है। तो जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया को शामिल किया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे हिंदी में अफ्रीका का गिनी श्रृंग कहा जाता है और इसे ही सोमाली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार या देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। पहली बात तो ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत, मूल अधिकार के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भी 6 प्रकार का है। तो ध्यान रखेंगे संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल रूप से हालांकि मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया और वर्तमान समय में यह संविधान के अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार के दर्जा के रूप में शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी ध्यान देंगे संघ गठित करने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के सी के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, जबकि सभा करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के बी के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है और देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के
ई के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार, साइक्लोन हिट म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए कार्रवाई का क्या नाम दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन करुण नाम दिया गया है। ऑपरेशन करुणा जो है वो चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यवाही है। हाल ही में चक्रवात मोचा जो आया था, मोचा नामक एक चक्रवात आया था, उससे प्रभावित म्यांमार हुआ था। तो म्यांमार की इसी मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने मई 2023 में ऑपरेशन करुणा शुरू किया। इसके तहत राहत सामग्री ले जाने वाले भारतीय नौसेना के 3 जहाजों को म्यांमार के यांगून भेजा गया था और ये तीनों जहाज, ध्यान रखेंगे, सूडान में चल रही हिंसा। अब इसी में से आता है क्वेश्चन आपका कि ऑपरेशन कावेरी क्या है। क्लियर, ये तो था कि आपका जो चक्रवात मोचा आया था और म्यांमार को प्रभावित किया था, उसके लिए मई 2023 में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुण शुरू किया गया था, जिसके तहत राहत सामग्री ले जाने वाले भारतीय नौसेना को 3 जहाज को म्यांमार के यांगून भेजा गया था। सूडान में चल रहे, अब ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सूडान में चल रहे हिंसा के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार की ओर से भारतीय नौसेना और वायुसेना की मदद से ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। ऑपरेशन सफेद सागर क्या है? तो 1999 ईस्वी के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने वाले भारतीय वायुसेना की भूमिका को सौंपा गया एक नया कोड था, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलोत्तमा सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शूटिंग खेल से। तिलोत्तमा सिंह का संबंध जो है वो शूटिंग के खेल से संबंधित है। तिलोत्तमा सेन ने 22 फरवरी 2023 को मिस्र में ISSF विश्व कप काहिरा में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक जीता। शूटिंग की बात करें तो इससे संबंधित कुछ खिलाड़ी जो है वह एला बेनिल, बलारिवन, अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, ये सभी शूटिंग खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक जिसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, इसकी गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिपूंजी आय और सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता जो है उसको मानव विकास सूचकांक का मापन करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक क्या है, जरा इसकी ओर ध्यान दे लेते हैं। तो मानव विकास सूचकांक HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा यानी कि शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करने पर स्कूली शिक्षा के पूरे वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, इनको शामिल किया था। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक होता है, जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को सबसे पहली बार 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। क्लियर, तो इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिपूंजी आय को शामिल किया था, लेकिन सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक मापन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा सेठ समिति का संबंध इनमें से किससे है? मीरा सेठ समिति का संबंध जो है वो हस्तकरघा के विकास से, हाथ से बनाए हुए उद्योग धंधे को मीरा सेठ समिति के लिए जाना जाता है। मीरा सेठ समिति हस्तकरघा उद्योग के विकास से संबंधित थी, इसलिए 1997 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने 500 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय हस्तकरघा कोष की स्थापना की सिफारिश भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कर देना है। एक तरफ सभी प्रकार के समाज जिसकी स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन दिया हुआ है और दूसरे तरफ उसके निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे तथा R.G. भंडारकर के द्वारा बंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी में किया गया था। तो ये मिलान हो गया रनाडे के साथ। क्लियर। दूसरा है ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। क्लियर। राजा राम मोहन राय के साथ साथ द्वारकानाथ टैगोर भी याद रखेंगे। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना जो है वह एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में किया गया था। क्लियर, मुंबई में किया गया था। आप ध्यान रखेंगे यह मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। क्लियर, किसकी प्रेरणा से? तो ध्यान रखेंगे मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर बात करें तो 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य
स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता के निकट बेंगलुरु में स्थित है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो मिलान आपका हो जाता है 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो टेलर घाटी जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका महादेश में स्थित एक स्थान है टेलर घाटी। टेलर वैली यानी टेलर घाटी की खोज ब्रिटिश राष्ट्रीय अंटार्कटिक अभियान के दौरान 1901 से 1904 ईस्वी में की गई थी और इसका नाम ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर रखा गया था। ये ऑस्ट्रेलियाई थे, इसलिए कंफ्यूज न होइएगा कि टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में था, यह अंटार्कटिका में था। अंटार्कटिका अभियान के दौरान 1901 से 1904 ईस्वी में खोज की गई थी और इसका नाम रखा गया ऑस्ट्रेलियाई भूविज्ञानी थॉमस ग्रिफिथ टेलर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे बावन बूटी कला में उनके योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए चयनित किया गया है? थोड़ा अच्छा है, कपिल देव प्रसाद को चयनित किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए। बिहार के हैं ये और बिहार के बासमन बीघा, नालंदा जिला के बासमन बीघा के रहने वाले ये है कपिल देव प्रसाद, जो कि नालंदा जिला के 68 वर्षीय। इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। इनको कला के क्षेत्र में, कपड़ा कला में बेहतरीन काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, जिनकी वजह से यह सम्मानित किया जाएगा। इसमें से बिहार के 3 विभूति सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद को शामिल किया गया है पद्मश्री अवार्ड के लिए, जिसमें आनंद कुमार को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा जिला के कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रायः अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर? जबकि अधातु के ऑक्साइड आपसे पूछेगा तो वो अम्लीय होगा। अब देखेंगे कैसे हम ध्यान रखेंगे। एक पहले ध्यान रखेंगे, धातु और अधातु दोनों में। अधातु ऑक्साइड, अ से अधातु, अ से ऑक्साइड और अ से अम्लीय। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो एक छट जाएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्लियर? कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, पीवी यानी सीसा, उभय धर्मी अर्थात अम्ल एवं क्षारक दोनों की भांति काम करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और NO, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, CO आदि ऑक्साइड जो होते हैं वो उदासीन प्रकृति की भांति व्यवहार करते हैं। क्लियर? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय से अम्लीय होते जाती है। बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ऑक्साइड जो होगी उनकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय से अम्लीय होते जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ध्यान देंगे, ऑप्शन में आपका बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है। अब इसमें ध्यान रखेंगे हिंदी में दिया हुआ है, सबसे ज्यादा बोले जाने वाला भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा। अब जरा देख लेते हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया और 22 भाषाओं को प्रतिशत के रूप में बोलने के आधार पर जरा देख लेते हैं उसको। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। 343वें अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया गया है। ध्यान देंगे, हिंदी को पहले भाषा के रूप में कहने का मतलब सर्वाधिक बोले जाने वाली प्रतिशत मात्रा में हिंदी है, क्योंकि 41.03% व्यक्तियों के द्वारा भारत में बोली जाती है। बांग्ला भाषा को 8 दूसरा भाषा है, बांग्ला भाषा दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, 8.11%। तेलुगु तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा 7.19%। मराठी चौथे स्थान पर 6.99%। तमिल जो है वो 5वें स्थान पर 5.91%। उर्दू 6ठे स्थान पर 5.01%। गुजरात जो है वो 4.48% के साथ 7वें स्थान पर। कन्नड़ जो है वो 8वें स्थान पर 3.69% लोगों के द्वारा। मलयालम 3.21% लोगों के द्वारा, जबकि ओडिसी जो है वो 3.21% लोगों के द्वारा। पंजाबी 2.83% लोगों के द्वारा। असमिया 1.28% लोगों के द्वारा। मैथिली 1.18% लोगों के द्वारा। संथाली 0.63% लोगों के द्वारा। कश्मीरी जो है उसको 0.29% लोगों के द्वारा, जबकि नेपाली को 0.28% लोगों के द्वारा। सिंधी को ध्यान रखेंगे तो 0.25% लोगों के द्वारा। कोंकणी को 0.24% लोगों के द्वारा।
डोगरी भाषा को 0.22% लोगों के द्वारा, मणिपुरी को 0.14% लोगों के द्वारा और बोडो भाषा को 0.13% लोगों के द्वारा, जबकि संस्कृत को नेग्लिजिबल यानी कि उपेक्षित भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में टाइडी ट्रेल्स पहल शुरू करने के लिए पेप्सिको इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? बहुत अच्छा सवाल है। सोशल लैब के द्वारा साझेदारी किया गया है। आगरा में टाइडी ट्रेल्स शुरू करने के लिए पेप्सिको इंडिया के साथ सोशल लैब जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। रंगीन लवक क्या कहलाता है? रंगीन लवक जो होता है उसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब अवर्णी, इसका हिंदी होता है अवर्णी। तो ल्यूकोप्लास्टिड का हिंदी क्या होता है? अवर्णी लवक, मतलब कोई वर्ण इसमें नहीं, कोई रंग इसमें नहीं, तो रंगहीन है। लवक जो होते हैं वो पादप में पाए जाने वाले कोशिका में पाए जाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक अवर्णी जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, दूसरा वर्णी यानी क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और तीसरा जो होता है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। यही क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए उत्तरदायी होता है, यही हरित लवक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध जो है वो शिशु शिक्षा के लिए 1987 से 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था और 30 सितंबर 1986 ईस्वी को देश के प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव और भौतिकी संसाधनों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लाए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम उपकरण उपलब्ध कराना होता है। इस योजना में यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 2002 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसे शामिल कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम के तहत सरकार ने स्कूलों के स्तर को बेहतर बनाने और न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराया, जिसमें से शामिल किया कम से कम 2 उचित कक्षाएं, शौचालय, 2 शिक्षकों में से 1 महिला का होना, एक ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, प्रयोगशाला उपकरण, एक छोटा पुस्तकालय और एक खेल का मैदान तथा खेल उपकरण को शामिल किया गया है इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। क्लियर। इसकी शुरुआत 1987-88 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में आय की स्रोत का सबसे बड़ा कारण था भू राजस्व। हालांकि आप ये भी ध्यान देंगे, इसके अलावा भी आय के स्रोत के कुछ माध्यम थे, जिसमें चुंगी, टकसाल और उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त आय एवं उपहार कर भी इसमें शामिल किया गया था। क्लियर। लेकिन सर्वाधिक भू राजस्व से आय होता था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को कपड़ा और चमड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सी नीति लागू की जा रही है? तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसे वस्त्र व चर्म औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2022 कहा गया है, इसी को लागू किया गया है कपड़ा और चमड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के अंदर वस्त्र और चमड़ा उद्योग को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 26 मई 2022 को शुरुआत की है। इस नीति के अंतर्गत छोटी बड़ी सभी इकाइयों के लोगों के लिए कई प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति सहित कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक अगर 1.5 दिया हुआ है, अपवर्तनांक का मान दिया हुआ 1.5, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? अगर अपवर्तनांक का मान आपको दिया हुआ है और प्रकाश की चाल आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला लागू करेंगे। वह फॉर्मूला होगा, सबसे पहले अपवर्तनांक का लिखेंगे, अपवर्तनांक का मीन। क्लियर। बराबर क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम इंडिकेट करते हैं C के द्वारा और माध्यम में प्रकाश की चाल को इंडिकेट करते हैं V के द्वारा। क्लियर। अब आपसे पूछता है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा आपका? C बट्टा न्यू हो जाएगा। क्लियर। अपवर्तनांक हो जाएगा। अब C यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि न्यू का मान आपको दिया हुआ है, अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है कितना? 1.5 आपको दिया हुआ है। कितना आपका मान हो जाएगा इसको?
तो 2 गुने 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, यानी v बराबर जो आ जाएगा 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में कौन सा जिला है भारत का जिसने शीर्ष रैंक को हासिल किया है? तो जरा देखिएगा, श्रीनगर जिले में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन चले जाएगा सी, श्रीनगर। अब यह देखेंगे कि अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक आयोजित जल जीवन सर्वेक्षण अभियान किया गया था 2023 में। देश भर के विभिन्न जिलों का उनकी जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों का प्रभावशीलता पर मूल्यांकन किया गया। श्रीनगर का अनुकरणीय प्रदर्शन न केवल कुशल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। श्रीनगर जो है वो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है। क्लियर, अब जरा देखिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो होती है यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत की खोज माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को 2 नियम दिए थे और ये दोनों नियम है, पहला है जब तक किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तभी तक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। जब फ्लक्स दोनों में परिवर्तित होगा, जब किसी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है जब तक परिवर्तन होते रहेगा तब तक उसमें धारा उत्पन्न होगी। दूसरा नियम है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में होता है। क्लियर, यही दोनों नियम फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के तहत दिया गया था। इसी को कहेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है -d/dt, यानी डेल्टा बटे डेल्टा p। क्लियर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज की बात की जाए तो इसका नामकरण जो है वो आज मैरी एम्पियर ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज एरिस्टोट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटाने हेतु मुख्य रूप से कौन सी एजेंसी होती है? तो वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन जो है पहली बार 1951 ईस्वी में किया गया था और प्रत्येक या 5 साल के लिए वित्त आयोग का नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय जो वित्त आयोग चल रहा है वो 15वें वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 2020 से लेकर 2025 तक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ देता है कि बाकी का फलना वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, 8वें कौन थे, 10वें कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे कि केसी नियोगी, के संथानाम, AK चंदा, PV राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, शैलेश चौहान सालवे, पंत ने खुसरो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए YB रेड्डी। क्लियर, और 15वें वित्त आयोग शुरू से क्रम से हमने बोला केसी नियोगी, के संथानाम, AK चंदा, PV राजमन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मदत्त रेड्डी, शैलेश चौहान सालवे, पंत ने खुसरो का आशीर्वाद दिया रंगराजन को और विजय हो गए YB रेड्डी। ये 14 तक, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के क के अंतर्गत किया जाता है और यही एक ऐसा निकाय होता है कि राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय शक्तियों को बंटवारा करता है। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दक्षिण में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो है वो आपको माना जाता है हसन गंगू को। ऑप्शन नंबर बी, हसन गंगू को माना जाता है। बहमनी सल्तनत जो है वो 1347 से लेकर 1518 ईस्वी तक रहा था। दक्षिण में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी में एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। मूल नाम इसका हसन गंगू था। इसका प्रतिद्वंदी जो था यानी बहमनी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 ईस्वी में इसका विघटन हो गया। इसका बहमनी साम्राज्य का। इसके फलस्वरूप गोलकोंडा, बीजापुर, बीदर
और बिरार एवं अहमदनगर के राज्यों का उदय हो गया। इन पांचों को सम्मिलित रूप से दक्कन सल्तनत के नाम से जाना गया। क्लियर, यानी बाद में चलकर यही बहमनी साम्राज्य जो है वो 1518 ईस्वी में दक्कन सल्तनत के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना क्या होता है? स्वाधार योजना जो है वो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए तैयार किया गया एक प्रकार का योजना है। यह स्वाधार योजना आश्रय, भोजन, वस्त्र और पुनर्वास की प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। इस योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 से 2002 में हुई थी। स्वाधार योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थिति जैसे कि वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी भी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है, यानी उसके लिए गृह तैयार किया था, घर तैयार किया था, उसमें उसको बसाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण भी इसको दिया जाता है। इसी को स्वाधार योजना कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में कितने लोग सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है? 32% बिहार में जो लोग हैं वो सक्रिय इंटरनेट का उपयोग करने वाले बिहार में है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का गोवा राज्य जो है वो सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता की सूची में 70% के साथ पहले स्थान पर काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो समूह 16 के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल रूप से होती है। जरा ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो घटती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। जब दाएं से दाएं की ओर चलेंगे, जब दाएं से बाएं की ओर चलेंगे, या फिर ऐसे ध्यान रखें, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। एक घटेगी तो एक बढ़ेगी। तो बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो घटती है और अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्लियर। जबकि ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। ध्यान रखेंगे, 16वें समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस समूह में ओ यानी ऑक्सीजन को, सल्फर को, सेलेनियम को, टेल्यूरियम को और पोलोनियम को शामिल किया जाता है। 14, 15, 16 और 17वें समूह के तत्वों के ऑक्साइडों की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा Cl2O7। कुछ प्रमुख ऑक्साइड जैसे कि Al2O3, ZnO तथा PbO का व्यवहार उभय धर्मी होता है, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के किस जनन भागों में जनन कोशिकाएं पाई जाती है? तो पुंग केसर और स्त्री केसर, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अंग्रेजी में इसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहा जाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स और कोरोला। क्लियर, यही 4 भाग होते हैं। तो पुंग केसर और स्त्री केसर होता है, उसमें जनन भाग पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प रोजगार तब उत्पन्न होता है जब अपनी कार्य करने की क्षमता से कम काम किया जाता है, तभी अल्प रोजगार को बढ़ावा मिलता है। अल्प रोजगार यानी कम रोजगार जो होता है तब उत्पन्न हो जाता है जब अपनी कार्य करने की क्षमता से भी कम काम किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि होती है? गति जो होता है वो किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि के कारण होता है? तो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, ये तीनों का समन्वित यानी मिला जुला गतिविधि होता है, वो होता है गति, जिसके कारण से गति होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। ध्यान रखेंगे, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कांग्रेस के बंबई में हुए 49वां अधिवेशन की भी अध्यक्षता की गई थी। अब बाकी का ऑप्शन ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुए 46वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि जेडी कृपलानी ने कांग्रेस के 55वें अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के 3 अधिवेशन, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन जो कि 45वां अधिवेशन था, 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो 50वां अधिवेशन था और 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो 51वां अधिवेशन था, इन तीनों की अध्यक्षता की गई थी।
फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विनिमय दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अस्थायी विनिमय दर, अब जरा देखेंगे, यह विदेशी विनिमय को कम करता है, गलत है। यह वह व्यवस्था है जहां आपूर्ति और मांग के माध्यम से विदेशी विनिमय बाजार द्वारा एक राष्ट्र की मुद्रा निर्धारित की जाती है। इसे ही अस्थायी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अस्थायी विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां किसी देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्रा द्वारा अन्य मुद्राओं के सापेक्षिक आपूर्ति और मांग के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह एक निश्चित विनिमय दर के विपरीत है, जिसमें सरकार पूरी तरह या मुख्य रूप से दर निर्धारित करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 एम्पीयर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा? तो इसको ओम में ज्ञात करना है। प्रतिरोध को तो ओम में ही व्यक्त किया था, तो जरा इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें होता है क्या, चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस आर निकालेंगे हम। चालक का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को आर से, और रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, विभवांतर बट्टा विद्युत धारा, विभवांतर बट्टा विद्युत धारा। विभवांतर को हम V से इंडिकेट करते हैं, विद्युत धारा को I से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? चालक का प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। विभवांतर का मान आपको दिया हुआ है 5 वोल्ट और विद्युत धारा का मान 2.5 एम्पीयर दिया हुआ है। काटेंगे 2 से कट जाएगा, अर्थात निकल जाएगा 2 ओम के बराबर होता है। क्लियर? अब 2.5 एम्पीयर मीटर एम्पीयर दिया हुआ है, सॉरी एम जो आपका 2.5 मीटर एम्पीयर दिया हुआ है, अर्थात विभवांतर बराबर तो ऊपर लिखेंगे 5 वोल्ट बट्टा 2.5 गुणे 10 टू द पावर -3। क्लियर? अब इसको काटेंगे तो आपका मान हो जाएगा 2 गुणे 10 टू द पावर 3 एम्पीयर, सॉरी 2.3 ओम। क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते 2000 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे यहां मीटर एम्पीयर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो एम्पीयर दिया हुआ है, इतना माइक्रो एम्पीयर दिया हुआ है ये, और इसको ध्यान रखेंगे 2.5 माइक्रो एम्पीयर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? शिक्षा के लिए कुल व्यय का 17.9% आवंटित किया गया 23-24 के लिए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस देश का अरण्य आर्थिक क्षेत्र, किसी भी देश का अरण्य आर्थिक क्षेत्र इसके तट से कितनी दूरी तक होता है? तो 320 नॉटिकल मील दूरी तक होता है, सॉरी 320 किलोमीटर तक होता है या 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यह भू आधार रेखा से 200 समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसे कहा जाता है, समुद्री दूरी को नॉटिकल मील में व्यक्त किया था, तो 200 नॉटिकल मील दूर या 200 समुद्री मील, या फिर इसी को किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो 320 किलोमीटर, क्योंकि एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.42 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 320 किलोमीटर तक होता है। इसके तहत दिए गए अधिकार जो होते हैं वो कृत्रिम द्वीपों का निर्माण के साथ साथ वैज्ञानिक परीक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अधिकार दिया जाता है उस देश को। क्लियर? जरा ध्यान दीजिएगा, विश्व के सभी देशों को समुद्र में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे अनकोलोस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। अनकोलोस के आधार पर किसी भी देश की समुद्री सीमा 3 प्रकार की होती है। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे टेरिटोरियल सी कहा जाता है, या भू आधार रेखा से समुद्र से 12 नॉटिकल मील दूर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा कहलाता है। इसके अंतर्गत दिए गए अधिकार जो होते हैं वो स्वच्छ प्रबंधन का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार दिया जाता है। जबकि दूसरा होता है अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र जिसे कंटिग्यूअस जोन कहा जाता है, या भू आधार रेखा से समुद्र तल से 24 नॉटिकल मील दूर तक या 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा होता है। इसके अंतर्गत दिए गए जो अधिकार होते हैं वो सीमा शुल्क वसूली का अधिकार होता है, साफ सफाई का अधिकार होता है, वित्तीय अधिकार यानी कारोबार करने का अधिकार तथा कृत्रिम दूध का निर्माण करने का अधिकार दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं किया हुआ है? यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। ये विस्तृत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 85 डिग्री सेल्सियस कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता होता है, ये गलत बात है। ये सामान्य यांत्रिक जो डिस्क होता है, देखेंगे फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी, जो विद्युत ऊर्जा को न रहने पर भी यह बना हुआ रहता है, अर्थात यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण होते हैं। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा फ्लैश मेमोरी जो होता है उसको बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के माध्यम से तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य हार्ड डिस्क से महंगी होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा खुले बाजार संचालन में एक है? खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद एवं बिक्री की जाती है, बिल्कुल ही सही है। क्लियर? खुले बाजार के तहत क्या किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। खुले बाजार के तहत सरकार के द्वारा सरकारी बॉन्ड को जारी किया जाता है एवं उसकी खरीद तथा बिक्री की जाती है। यही आरबीआई द्वारा खुले बाजार संचालन की नीति कहलाती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति, वित्तीय संपत्ति या सरकार द्वारा बैंकों को जारी किए गए बॉन्डों की बिक्री या खरीद के लिए पैसे की आपूर्ति को पूरा करने के लिए आयोजित किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक मुफ्त खरीद या इसी को पीएमओ कहा जाता है। यह एक अस्थायी लेनदेन है जिसमें आरबीआई पैसे की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचती है या फिर खरीदती है। दूसरा प्रकार होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, वह होता है पुनः खरीद समझौता। इसमें आरबीआई एक निर्दिष्ट तिथि के बाद सरकारी प्रतिभूति को खरीदता या बेचता है। तो ध्यान रखेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है वो खुले बाजार जो होता है वो सरकार के द्वारा जारी बॉन्ड किया जाता है और खरीद बिक्री आरबीआई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज इसमें से नहीं है? WPS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्वांटम या लिब्रे? तो क्वांटम जो इसमें है वो ऑफिस पैकेज नहीं होता है। क्वांटम ऑफिस जो होता है वो पैकेज का उदाहरण नहीं होता। एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले कुछ कंपोनेंट जो होते हैं उसको ध्यान रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आता है और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आता है। ये सभी जो होता है वो एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता था, जिसे गांधी इरविन समझौता या फिर इसी को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा है भारतीयों को समुद्री किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा है भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों को दुकानों को सामने धरना दे सकते हैं। चौथा है आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। और पांचवा है आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस ली जाएगी। ये समझौता जो है इरविन के द्वारा स्वीकार किए गए थे। जबकि कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने गांधी इरविन समझौता में निम्न शर्त को स्वीकार किया था। कांग्रेस की ओर से जो अंग्रेजों के द्वारा शर्त दिया गया, क्लियर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा है कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा है कांग्रेस, तो इसी के तहत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। और चौथा, गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस अनुच्छेद से रिलेटेड विषयों के बारे में आपको दिया हुआ है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा करता है और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था को गठित करता है। तो ऑप्शन मिलेगा 1, 2, 3, 4 सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित बांध है। कोयना भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में कोयना नदी पर बांध बनाया गया। यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। कोयना नदी को बांधने पर बांध के पीछे एक बड़ा जलाशय बन गया है। इस जलाशय को शिव सागर सरोवर के नाम से जाना जाता है।
महाराष्ट्र में इसके अलावा अन्य परियोजनाएं जो है वो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, गिरना परियोजना गिरना नदी पर और पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान को विकास के लिए चुना गया है? ऑप्शन में है गया, नालंदा, सीतामढ़ी और सासाराम। तो गया एवं नालंदा इन दोनों जिला को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। एक और दो दोनों को, गया एवं नालंदा को चुना गया है विकास के लिए। स्वदेश दर्शन योजना क्या है जरा समझिएगा। तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य उद्योग में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देते हुए पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करना और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 15 राज्यों के 30 शहरों को टिकाऊ और जिम्मेदार स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। 19 दिसंबर 2022 को बिहार के नालंदा और गया जिले को इस योजना के तहत विकास के लिए चुना गया था या शामिल किया गया था, जबकि बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना जरा ध्यान दीजिएगा, प्रसाद योजना के तहत किसको शामिल किया गया? बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल किया था। टीसीपी/आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है टेली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, टीसीपी का पूरा रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जावा स्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम भाषा है। इसका उपयोग वेब पेज और एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है। इसके उपयोग से गतिशील वेब पेज बनाया जाता है। HTML की बात करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका प्रयोग वेब पेज और इसके सामग्री की संरचना देने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामायुरु मठ कहाँ स्थित है? तो लामायुरु मठ जो है वो लेह लद्दाख में स्थित है। लेह में स्थित है लामायुरु जो है, या इसी को यूरू लामायुरो के नाम से जाना जाता है। ये लेह जिले लद्दाख में एक तिब्बती बौद्ध मठ के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप रिवीजन कीजिएगा। इसके लिए पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।